अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अरबिक आजमी और आप हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। और आज हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदिर खान साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू थैंक सो यू वेरी मच। मच आरजू। और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम। थैंक यू सो मच सर। सर आप आपसे हम जरा जो लेटेस्ट न्यूज है सबसे पहले उसकी तरफ जाएंगे। ट्रम्प ने एक यू टर्न लिया है। बीच में तो ये देखा जा रहा था भारत के साथ टर्म्स काफी खराब जा रहे हैं और कई तरह के कह लीजिए कि ऐसे नेगेटिव कमेंट्स भी भारत के लिए दिए ट्रम्प ने। लेकिन अब वो एक बार फिर उन्होंने भारत की तारीफ की है, पीएम मोदी की तारीफ की है। आपको क्या लग रहा है, क्या ये जो एससीओ की मीटिंग हुई है जिसपे रशिया और चाइना ये भी साथ थे भारतीय प्राइम मिनिस्टर के, क्या इस वजह से ट्रम्प ने यूटर्न लिया या ये इनकी आदत है कि ऐसे ही करते आई डोंट नो कि वो जो कमेंट्स उन्होंने किया कि आई लव मोदी एंड इंडिया, और बेसिकली उनका कहना है कि इंडिया और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही मजबूत हैं और ड्यूरेबल है। और कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं, देयर आर मोमेंट्स एंड ओकेजन्स जहाँ पे थोड़ा बहुत इख्तलाफ हो जाता है, एंड दिस इज वन ऑफ दोज मोमेंट्स। नाउ इट डिपेंड्स कि भाई वो किसी सवाल का जवाब दे रहे थे। इट वाज नॉट लाइक अ स्टेटमेंट। हैं? उनको हम्म। थोड़ा ऑब्जर्व करने के बाद मेरी ये पर्सनल पोजीशन ये है कि जो वो सुबह उठ के जो ट्वीट करते हैं वो मेरे ख्याल से रात में सोच के वो सो जाते हैं। ये उनकी सोच का हम्म। है। और जो सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वो इतने लंबे लंबे करते हैं दैट ही इज कॉन्स्टेंटली आंसरिंग द क्वेश्चंस, दे आर नॉट ऑल, मतलब वो पूरे थॉट आउट नहीं होते पूरी तरह से। तो हम्म। आई एम नॉट श्योर कि इंडिया शुड टेक दैट पर्टिकुलर कमेंट सीरियसली उनका, क्योंकि फिर कल और एक ट्वीट आ सकती है। मिसाल के तौर पे आपने 2 दिन पहले देखा था उन्होंने एक लंबी बात करी थी चाइना के बारे में कि शी जिनपिंग के साथ वो उनके कितने अच्छे रिश्ते हैं वगैरह वगैरह। और फिर जब इंडिया और रशिया का खिलाफ जो ट्वीट किया उन्होंने तो उसमें डीप डार्क चाइना को कह दिया। तो सो वहां पे उन्होंने चाइना को गिरा दिया। सो ही इज क्वाइट केपेबल ऑफ सेइंग कॉन्ट्रडिक्टरी थिंग्स ऑल द टाइम। इसलिए आई थिंक दे शुड फोकस ऑन व्हाट दे आर डूइंग, नॉट व्हाट ही इज सेइंग। इसमें तो फंस गए थे ना कि हम्म। ये मतलब फिर अब सडनली ऐसा लग रहा है कि मोदी और इनका ब्रेकअप खत्म हो गया है। इमीडिएटली नरेंद्र मोदी की जो ट्वीट आई है हम्म। उसके जवाब में कि मैं आपके सेंटिमेंट्स को रेसिप्रोकेट करता हूँ। हम्म। तो अब क्या हो गया है वहां पे 3 लेवल्स ऑफ डिस्कोर्स आ रहा है अमेरिका से। एक जो ट्रम्प कह रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं सोशल ट्रूथ सोशल पे जो वो लगाते रहते हैं। दूसरी चीज जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो बातें कर रहे हैं जैसा कि स्कॉट बेसेंट है, हावर्ड लटनिक है, और फिर पीटर नवारो है। पीटर नवारो को तो खुला छोड़ दिया उन्होंने, जा जो बोलना है बोल। सो देर आर पीपल फ्रॉम देयर, जेडी वैंस, मार्को रूबियो वगैरह भी जो स्टेटमेंट्स इशू कर रहे हैं। फिर उससे हट के जो थर्ड लेयर है ये मैगा का क्राउड है, जैसे कि लॉरा लूमर वगैरह है जो जो आउटसाइड द एडमिनिस्ट्रेशन है लेकिन दे हैव अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब लॉरा लूमर ने तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तकरीबन 100-150 बंदों को फायर करवा दिया था। उसने लिस्ट दिया था, डोनाल्ड ट्रंप ने उनको हम्म। फायर कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप ये कहने के बाद लॉरा लूमर बेसिकली वेंट आफ्टर इंडिया सर्विस इंडस्ट्री, आईटी की, कि इंडिया में जो अमेरिकन कंपनीज बंदों को हायर कर रहे हैं, दे आर एक्सपोर्टिंग अमेरिकन जॉब्स। वो उसके खिलाफ स्टेटमेंट उसने इशू किया और ट्रंप की एक स्टेटमेंट को उस तरह से इंटरप्रेट किया उसने कि ट्रंप इज गोइंग टू शट डाउन आईटी सर्विसेज जो इंडिया को आउटसोर्स किए जा रहे हैं। शी कि तंग आ गए हम कि प्रेस नंबर 2 फॉर इंग्लिश वाली बात कह रहे। तो सो अमेरिकन जॉब्स अमेरिका के लिए वगैरह। तो इस तरह के भी काफी, स्टीव बैनन वगैरह को ले लें तो वो जो जो मागा का कोर है, जो ट्रम्प की स्ट्रेंथ है वो तो वो लोग भी काफी एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स कर रहे हैं। और अगर ये रिएक्शन है प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो, आई डोंट नो क्या कहना चाहिए, गुल छर्रे जो उड़ा रहे थे वो और अब लाइक आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब वो, मतलब वो छोटी सी टीनेज लड़की को शाहरुख खान दिख जाते ना एयरपोर्ट पे, उस तरह खुश खुश हो जाते हैं, वैसा नरेंद्र मोदी नजर आ रहे थे पुतिन को देखकर, शी जिनपिंग को देखकर। सो वो वॉट एवर दैट डिप्लोमेसी इज, मोदी डिप्लोमेसी, उसको मोदी मैजिक कहते हैं इंडिया में। तो अगर वो मैजिक के वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने रिएक्ट किया है एंड रिवर्स्ड हिज पोजीशन, तो क्या अब इंडिया चाइना और रशिया से कुट्टी कर लेगा?
और क्या वो चाइना और रशिया के साथ वही जज्बे के साथ मेंटेन करेगा ताल्लुकात जो एससीओ के समिट के दौरान थे। एंड सो विच मीन्स दैट डोनाल्ड ट्रंप को पता चलेगा कि ओके, आई हैव रीच्ड आउट टू हिम एंड देयर इज नो रिस्पॉन्स, राइट। और अगर नरेंद्र मोदी रिवर्स गियर में आ जाते हैं बिकॉज मोदी इज सेइंग समथिंग नाइस टू ए रिपोर्टर, तो फिर पुतिन और शी जिनपिंग क्या वो बच्चे हैं कि उनको समझ में नहीं आएगा कि दिस इज नॉट ए रिलायबल पार्टनर। सो इंडिया के लिए इट्स नॉट एन इजी सोल्यूशन टू डील विद डोनाल्ड ट्रंप की जो रोज जो मूड्स चेंज हो रहे हैं। इंडिया शुड मेक अ स्ट्रेटेजी एंड स्टिक टू इट, कि वो डिसाइड कर लें कि हम क्या करने वाले हैं। आर वी गोइंग टू बेट ऑन द यूएस, आर वी गोइंग टू बेट ऑन आरआईसी, एंड देन उसमें इन्वेस्ट करें उस ताल्लुकात में। बिकॉज घड़ी में तोला घड़ी में माशा अगर होते रहा तो इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन बिजनेस, और दूसरे मुल्कों के बाद क्रेडिबिलिटी भी कम हो सकती है। लेकिन सर ये तो एक अच्छी बात नहीं होगी कि चाइना के साथ भी बात करें या रशिया के साथ भी और अमेरिका के साथ भी टर्म्स बेहतर हो। मतलब एक तरह से अगर फॉरेन पॉलिसी देखी जाए तो ये तो काफी सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी होती है कि अगर आपकी तमाम कंट्रीज के साथ बातचीत है, अगर आप एक ब्लॉक में है, जैसे पाकिस्तान अक्सर मुश्किल में रहता है चाइना में की तरफ जाए कि अमेरिका की तरफ जाए, तो ये तो एक तरीके से पॉजिटिव साइन है। लेकिन कई लोग, कुछ लोगों की मैं आज वीडियो सुन रही थी इंडिया से भी जो यूट्यूब चैनल्स करते हैं, तो उनका कहना था कि मोदी जी ने जो रिप्लाई किया उसमें माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प नहीं बोला उन्होंने, तो थोड़ा सा उन्होंने शायद रूखे तरीके से जवाब दिया। नहीं, ही सेइंग आई रेसिप्रोकेट द सेंटिमेंट। ये उनकी मेन मैसेज थी। और देखिए, अगर मोदी ने कान नाक, जैसा अब मैं नाक खुजा रहा हूँ आपसे बात करते करते, इसके लिए हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे मोदी ने नाक खुजा, इसका मतलब है दुनिया तबाह हो गई, या मोदी ने ये किया अब इसका मतलब चाइना की इकोनॉमी खत्म हो गई। इस तरह की फालतू कमेंट्री बहुत चलती है इंडिया में, स्पेशली बिकॉज दे डोंट वांट टू डिस्कस सीरियस इश्यूज। जो सीरियस इश्यूज ये है कि जो मोमेंटम बढ़ रहा है यूएस में अगेंस्ट इंडियाज आईटी इंडस्ट्री, इंडियाज जो 70% स्टूडेंट्स के वीजाज कैंसिल हो गए हैं, एडमिशन्स जो अप्लाई कर रहे हैं, H1B। अब आप देखिए, 9/11 के वजह से मैं भी इसी रास्ते से आया हूं ना, तो H1B से जो सिटीजनशिप का रास्ता था, मेरी स्ट्रैटेजी थी, मैं 2000 में पास किया जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से PhD। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो आपको एक डिसएडवांटेज रहता अमंग लोकल्स, यू हैव टू गेट अ जॉब बिफोर यू फिनिश PhD, वरना आपको घर जाना पड़ता है अगर आपने डिफेंड कर लिया। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जॉब्स ढूंढते हैं बिफोर दे डिफेंड देयर डिसर्टेशन। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के पास ये लोग कभी खत्म भी नहीं करते। ऐसे कई लोग हैं जो फिर उसको हम ABD कहते हैं, ऑल बट डिसर्टेशन, वो कभी खत्म ही नहीं करते डिसर्टेशन, वो प्रोफेसर ही नहीं बनते। तो यूनिवर्सिटीज प्रिफर समवन हु इज फिनिश्ड। तो राइट। हाँ, तो यू टेक वॉट एवर जॉब यू गेट। तो मुझे एक छोटे से कॉलेज में जॉब मिल गई थी मिशिगन में, उसके बाद मैं डिफेंड किया और फिर मैं H1 पे आया। तो मैं सोच रहा था ठीक है, एक साल में, एक डेढ़ साल में H1 से मैं ग्रीन कार्ड पे आ जाऊंगा, आई गो बैक इन टू द मार्केट एंड गेट अ बेटर जॉब। लेकिन 9/11 हो गया। लेकिन 9/11 के बावजूद मुझे जिसे 4.5 साल लगे टू गो फ्रॉम H1 टू ग्रीन कार्ड, क्योंकि पूरा का पूरा वो सिस्टम चेंज होके DHS ये वो बन गए थे। अब कहते हैं बाज लोगों के लिए कि 100 साल लग रहे हैं टू गो फ्रॉम H1 टू, स्पेशली अगर आप इंडिया से है तो 14 15 16 साल लग रहे हैं या उससे भी ज्यादा लग रहे हैं। इट इज बीइंग डन इन सम वेज। आप कह सकते हैं कि बिकॉज इंडिया का वॉल्यूम ज्यादा है इट इज डिलेइंग, बट हर तरह से अगर आप देख लें, H1B से ग्रीन कार्ड या स्टूडेंट वीजास को देख लें या जॉब्स के मसले को देख लें, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत धमकी दी कि कंपनीज जो इंडिया में जॉब्स भेज रहे हैं और चाइना में फैक्ट्रीज बना रहे हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग। ये सारी चीजें रिवर्स नहीं हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं कहा कि ठीक है अब आपके ऊपर से हम 25% जो रशिया के टैरिफ लगाए हुए हैं एज प्यूनिटिव सैंक्शंस, अब वो उठा, अगर वो उठा दें तो देन यू कैन से कि ये रिवर्स हुआ है, तो मतलब कल कहेंगे कि भाई डोनाल्ड ट्रंप रोज राइट हैंड से नाक खुजाते हैं, आज लेफ्ट हैंड से नाक खुजा दी, मतलब आज उनको प्यार हो गया भारत से। दिस इज वेरी चाइल्डिश डिस्कशन।
अगर पॉलिसीज में रिवर्सल होते हैं देन यू कैन से कि देयर इज अ यू टर्न। और जो हावर्ड लटनिक को जानते हैं आप, मतलब ही इज वेरी क्लोज टू डोनाल्ड ट्रंप, वो ट्रेड नेगोशिएशंस में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है स्कॉट बेसेंट के अलावा। तो उसने जो बयाना जाके दिए दे वर लाइक सो ऑफेंसिव, यू नो, कि इंडिया आके 2 महीने के बाद माफी मांग लेगा, इंडिया विल कम एंड से सॉरी एंड देन वी विल, और उसने कंडीशंस भी साफ कह दिया ना कि नंबर 1 के ब्रिक्स में चाइना के और रशिया के साथ मिलकर काम ना करे, इंडिया शुड गेट आउट ऑफ ब्रिक्स। नंबर 2, इंडिया शुड स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। नंबर 3, इंडिया शुड स्टॉप बाइंग रशियन वेपन्स। ये 3 चीजें उसने साफ कह दिया ना। फिर अगर और जरा उसको मतलब इफ ही हैड कम प्रिपेयर्ड टू एड्रेस दिस इश्यू, तो वो शायद डी डॉलराइजेशन की भी बात कर रहे हैं, जो स्कॉट बेसेंट ने कहा, राइट। तो ये 3-4 चीजें हैं जिससे ये एडमिनिस्ट्रेशन इज अपसेट विथ इंडिया। और अगर वो चारों चीजें क्या वो ड्रॉप कर दी उन्होंने? आर दे ओके विथ इंडिया नाउ वर्किंग फॉर डी डॉलराइजेशन? आर दे ओके विथ इंडिया बाइंग रशियन ऑयल? तो ये सवाल के जवाब अभी हमको नहीं मिले। और सो बट अगर वो ट्विटर पे 1-2 कमेंट्स इधर उधर भी हो रहे हैं तो दैट्स फाइन। आई लव लेकिन सर पाकिस्तान। भारत में तो सर ये बात हो रही है कि हमने तो एक तरह से ट्रम्प को घुटनों पे जैसे ले आए, या ट्रम्प जो है उन्होंने अपनी बात जो है वो वापस ले ली। लेकिन सर चाइना के लिए भी यही बात कई लोग कर रहे हैं कि चाइना के साथ जो भारत की बात हुई है, या एससीओ में जो नजर आए बहुत खुश और साथ में कहा के काम करेंगे, तो क्या चाइना ने भी जो क्लेम कर रखा था गलवान और कई दूसरी जगहों का, क्या उसने वापस ले लिया है? क्या चाइना के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है? भारत क्या चाइना पे ट्रस्ट कर सकता है? देखिए आपने तो आजकल, पहले तो सबसे इंटरेस्टिंग थिंग एससीओ की थी कि जयशंकर वाज नॉट टेकन विथ, वो साथ लेके नहीं गए। और कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है। और इंडिया के रिपोर्टर्स की ना आईक्यू दिन ब दिन कम होती जा रही है, तो वो पूछते भी नहीं है इस तरह के सवाल, डरते हैं मुझे लगता है। आई डोंट नो व्हाट द क्वेश्चन इज, कि आपने कोई देखा कोई मेजर रिपोर्टर जायसवाल से पूछते हुए कि डॉक्टर जयशंकर क्यों नहीं गए? बीमार ऐसे कैसे बीमार? सच एन इम्पोर्टेंट इवेंट है, आप अगर बुखार भी रहा तो आप नहीं जाती? अगर आपको एज रिपोर्टर आप चली जाती, अगर आपको फंडिंग मिल जाती तो कितना भी बुखार रहे मैं तो चला जाता, यू नो। बट द थिंग इज के इंडिया, तो यही जयशंकर का जिक्र मैंने इसलिए निकाला कि जयशंकर से जब पूछा जाता था आप किस कैंप में हैं, तो आपको याद है उनका जवाब देते थे कि हमारा खुद का एक कैंप, ना हम अमेरिका के कैंप में हैं ना हम चाइना के कैंप में हैं, वी हैव आवर ओन कैंप। तो ठीक है, अगर आपको अमेरिका, सी देयर इज नो क्लैरिटी, सब कह रहे हैं इंक्लूडिंग फरीद जकरिया बार बार के अमेरिका इज लूजिंग इंडिया, ये कह रहे थे ना कि ट्रंप ने सारे का सारा पानी फेर दिया। लूजिंग इंडिया का क्या मतलब है? दैट मीन्स इंडिया वाज इन अमेरिका कैंप, इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? तो ट्रंप ने जो बदतमीजियां से किए, भाई बहुत जुल्म किया है इंडिया के ऊपर। आपको बताया जिस तरह से इंडिया के इलीगल जो घुसपैठिए यहाँ आए थे उनको जिस तरह से भिजाया वापस जंजीरों में गाड़ कर, दैट वाज अ ह्यूमिलिएशन। सिर्फ 100-150 कुछ उस तरह 1,500 टोटल गए हैं अभी तक या उससे ज्यादा वापस किए हैं इलीगल रेफ्यूजीज को, लेकिन बास को ह्यूमिलिएट किया गया, दैट वाज ह्यूमिलिएटिंग द होल कंट्री। उसके बाद उसने कई ऐसे बातें की है डोनाल्ड ट्रंप ने कि इंडिया की इकोनॉमी इज डेड वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें होने के बावजूद जब लोग कहने लगे दैट ट्रंप इज पुशिंग इंडिया अवे, तो व्हाई डिडंट इंडिया डिनाई कि वी वर नॉट इन द ट्रम्प्स कैंप फॉर हिम टू किक अस आउट? हम उनके खेमे में ही नहीं थे, हम हमारे कैंप में हैं। अगर आप आपके कैंप में हैं तो आप आपके कैंप में रहिए। फिर ये बीजिंग भागने का क्या मतलब था? आर यू ज्वाइनिंग ए डिफरेंट कैंप और आर यू स्टिल इन योर कैंप, राइट? व्हाई इज द, मतलब इंडिया के खिलाफ अगर ट्रम्प बातें कर रहे हैं तो ये पिवट टू रशिया एंड चाइना जो इंडिया ने किया है, इट्स नॉट ज्वाइनिंग ए डिफरेंट कैंप विच इज आरआईसी या ब्रिक्स को कह दे। आरआईसी इस ब्रिक का ब्राजील को छोड़ दिया और साउथ अफ्रीका को छोड़े तो आरआईसी ही हो जाता ना ब्रिक। सो दिस देयर इज ए कंफ्यूजन के वेयर इज द थर्ड कैंप, इंडिया का कैंप कहाँ है जो ये चाइना को भाग रहे हैं? और ये फुकट की चीज नहीं है, मतलब द इंडियन मीडिया इज प्रोजेक्टिंग एज इफ के इंडिया इज लाइक ए प्राइज और सब प्राइज के लिए compete कर रहे हैं। दैट इज नॉट द इशू। इंडिया पेड ए वेरी हैवी प्राइस फॉर दैट मीटिंग। जो नरेंद्र मोदी जो गए हैं एससीओ, उसके 2-3
चीजें हैं। एक तो ब्राजील, इंडिया में ब्रिक्स की समिट होने वाली है अगले साल, सो दे वांट शी जिनपिंग एंड पुतिन टू कम, क्योंकि अगर इंडिया ब्रिक्स की समिट रखता है और ये दोनों नहीं आते तो ट्रम्प इतना मजाक उड़ाएंगे कि हद हो जाएगी कि ब्रिक्स इज डेड बोल के। तो जरूरी है कि ब्रिक दीज थ्री पीपल कम। और देखिए एससीओ का इतना शानदार हो गया है वो समिट। इंडिया के पास जब एससीओ की लीडरशिप थी तो उन्होंने वर्चुअल कर दिया था, इट वाज लाइक जीरो। अब चाइना ने किया तो इट वाज लाइक द बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल इवेंट इस साल का, राइट। सो नाउ इंडिया वांट्स टू हैव इफ नॉट एज गुड बिगर इवेंट ना ब्रिक्स का। तो उनको चाहिए कि शी जिनपिंग भी आए, पुतिन भी आए। लेकिन अगर वॉशिंगटन को सिग्नल देना था कुछ, तो उसकी कीमत यह थी कि दोनों जयशंकर, नरेंद्र मोदी और पूरी की पूरी इंडियन मीडिया को टेम्पररी एमनीसिया हो गया है। वो भूल गए कि मई में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जिसमें भारत की और हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हुई थी, जिसमें चाइना बड़े जोर जार से पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था। आपके हथियार सारे के सारे चाइना से आए थे। नॉट जस्ट कि आप जैसा कि इंडिया के, आप नहीं कह सकते कि इंडिया को रशिया से हथियार आए थे, ये तो बहुत सालों पहले खरीदे थे। आपको तो सप्लाईज रिसेंटली आए थे ना, टर्की से आपको सप्लाईज आए थे। टर्की के साथ वहां पे जाके नरेंद्र मोदी ने हाथ मिलाया अर्दोगान के साथ, वहां पे भूल गया कि इन्होंने मिसाइल्स अभी दिए थे पाकिस्तान को। सो इंडिया हैड टू फॉरगेट द होल ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ है, जिसमें चाइना का रोल था। इतना खिलाफ इंटेलिजेंस, लाइव इंटेलिजेंस उसने प्रोवाइड किया पाकिस्तान को। तो इंडिया इज ऑलरेडी पेइंग ए हैवी प्राइस टुवर्ड्स चाइना, यानी चाइना ने जो जंग किया उनके ऊपर इनडायरेक्टली। आपको याद है ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर वो कह रहे थे दिस इज मोर लाइक अ वॉर विद चाइना देन विद पाकिस्तान, पाकिस्तान तो एक इंस्ट्रूमेंट है। तो वो सारी चीजें बर्दाश्त करना पड़ा इंडिया को। सो इंडिया हैज पेड अ प्राइस। ठीक है, वो दे मे थिंक दे आर स्टैंडिंग अप टू ट्रम्प, बट दे आर ऑलरेडी बेंडिंग टू शी जिनपिंग। और फिर वहां पे भी पूरी तरह से नहीं झुके, क्योंकि फिर वो 80th सेलिब्रेशन को छोड़ के वापस आ गए। फिर वहां पे सडनली इंडिया बिकेम लेस प्रोमिनेंट बिकॉज वहां पे किम जोंग उन आ गए। सो पुतिन, शी जिनपिंग, किम जोंग उन, क्या इनके साथ खड़े रहना चाहते हैं मोदी? ये सारे के सारे अथॉरिटेरियन डिक्टेटोरियल लीडर्स हैं, इनमें डेमोक्रेसीज नहीं है इन मुल्क की। इंडिया की सॉफ्ट पावर का एक मेजर बेसिस इज डेमोक्रेसी। आप जर्मनी के साथ भी ताल्लुक रखना चाह रहे हैं, रशिया के साथ भी ताल्लुक। सो आई एम नॉट क्लियर के आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन दिल्ली बिकॉज अभी तक वो फॉरेन पॉलिसी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए यूज कर रहे थे। और मुझे लगता है कि मे बी बिहार के इलेक्शन के बाद से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अभी दे आर ट्राइंग टू मैनेज क्राइसिस और मेक श्योर कि मोदी का इमेज ना हटे। बट बट कल परसों दूसरा ट्वीट आ सकता है डोनाल्ड ट्रंप का, विच कैन कंप्लीटली से कि अब वो उल्टा हो गया। तो सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बिल्कुल। जी लेकिन सर सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की मदद की या पाकिस्तान को हथियार या मिसाइल्स कुछ भी किसी भी कंट्री ने दिए हो ऑपरेशन सिंदूर जी के टाइम पे, इस जी वजह से भारत हर कंट्री से बात करना तो नहीं छोड़ सकता ना। पाकिस्तान के अपने टर्म्स हैं, इनके अपने टर्म्स हैं, और फिर चीज को लेकर बैठ जाना भी तो गलत है नहीं कि जी भारत, आपने, क्योंकि कंट्रीज से बिहेव नहीं करती ना जैसे इंडिविजुअल करते हैं। आपने उसके साथ बात की तो हम आपसे बात नहीं करेंगे, वो चीज तो नहीं होती सर कंट्रीज में। नहीं वो नहीं कह रहा हूं मैं आपको। मैं ये कह रहा हूं कि आप सडनली भूल कैसा गए, क्योंकि जो बयानात इन्होंने दिए हैं दोनों, जयशंकर और नरेंद्र मोदी ने, कि जो काजान में मीटिंग हुई थी मोदी की और शी जिनपिंग की रशिया में, जब समिट हुआ था वहां पर, दैट वाज द ब्रिक्स समिट, जो रशिया वाज प्रेसिडेंट। तो काजान से लेकर अभी तक इंडिया और पाकिस्तान चाइना के रिश्ते आर गेटिंग इम्प्रूविंग स्टेडिली, कह रहे हैं वो। स्टेडिली इम्प्रूवमेंट इसको कहते हैं, राइट। तो राइट। इसमें मई का महीना कहाँ गया पूछ रहा हूं मैं, ये नहीं हुआ। हाउ इज दिस स्टडी? मतलब जंग को भूल रहे हैं आप। एंड पब्लिक तो नहीं भूलना चाहिए ना, पब्लिक तो, आपको याद है गलवान के बाद इंडिया इतने तमाशे किए थे, लोगों ने टीवी तोड़ी थी सड़कों पर जाकर। मोदी ने कहा था हम चाइना को लाल आंख दिखाएंगे। खुद डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि डी एस्केलेशन अभी हुआ ही नहीं, गलवान के बॉर्डर पे अभी तक नहीं हुआ डी एस्केलेशन। और आपको याद होगा कि एससीओ के समिट से 3-4 दिन पहले मैंने इस पे एक्चुअली 2 शोज किए हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो चाइना की थी, उसने बड़ा सख्त बयान दिया था व्हेन इंडिया क्लैरिफाइड
ताइवान के मसले पर। आपको याद है जो रीड आउट आया था फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स चाइना में, उन्होंने कहा कि जो वांग यी और डॉक्टर जयशंकर की मुलाकात हुई थी उसमें ही एक्नॉलेज्ड या ही सेड कि ताइवान इज पार्ट ऑफ चाइना। तो इंडिया ने फिर क्लैरिफिकेशन इश्यू किया कि हमारी पॉलिसी नहीं बदली, उस पे चिढ़ गए वो। हालांकि इंडिया की पॉलिसी इज वन चाइना पॉलिसी, राइट। तो जब इंडिया कहता है कि हम हमारी पॉलिसी नहीं बदली, देन व्हाट इंडिया इज सेइंग कि वी स्टिल बिलीव इन वन चाइना पॉलिसी। लेकिन उस पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बिगड़ क्यों गया? वो बिगड़ इसलिए गया कि उसने कहा कि आपको क्लैरिफिकेशन इश्यू करने की क्या जरूरत थी। ये कितनी बारीक बात पे दे एक्चुअली स्कोल्डेड। आप वो जाके देखें इंडिया में दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड सीरियसली इन फॉरेन अफेयर, या तो मेरा शो जाके देखें या जाके खुद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें जिसमें उसका नाम भूल रहा हूँ, इट्स अ वुमन हु इज द स्पोक्स पर्सन चाइनीज। सर मैं लिंक भी लगा दूंगी आपके हाँ चैनल पर इस हाँ। वीडियो के साथ। तो उसने जो झाड़ा है, इट वाज टू मी सो स्टनिंग कि उसने कहा वेरी क्लियरली, शी सेड इफ इंडिया वांट्स टू इंप्रूव रिलेशंस विद चाइना इट हैज टू रेस्पेक्ट इंडिया सेंसिटिविटीज। और आपने ओपनिंग स्टेटमेंट अगर डॉक्टर जयशंकर का वांग यी के साथ अगर देखा है, उसके बाद से एक नया लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है बिटवीन इंडिया चाइना डिप्लोमेसी, म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल इंटरेस्ट से हटकर म्यूचुअल सेंसिटिविटीज कह रहे हैं। आपने गौर किया होगा, ये पहले नहीं यूज हुआ था। ये म्यूचुअल सेंसिटिविटीज ये है कि चाइना के लिए ताइवान इज सेंसिटिव और इंडिया के लिए बेसिकली पाकिस्तान का मसला, टेररिज्म का मसला। और जो और एक चीज में इंडिया की मीडिया के बारे में, अगर आपने एससीओ का जो टियानजिन डिक्लेरेशन है अगर आप उसको पढ़े हैं तो उसमें 3 पॉइंट्स टेररिज्म पे है। तो पहला पॉइंट पहलगाम का है विच इज सडनली डिप्लोमेटिक विक्ट्री। इट्स नॉट ए डिप्लोमेटिक विक्ट्री। अगर वो नहीं होता तो इट वुड हैव बीन ए डिप्लोमेटिक डिजास्टर, अगर पहलगाम का जिक्र नहीं होता। जैसा कि डिफेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट के वक्त नहीं था तो राजनाथ सिंह ने उसको साइन नहीं किया था, याद है आपको, कुछ फरवरी मार्च के वक्त। तो एनीवे पहलगाम का, सॉरी अप्रैल में तो पहलगाम, उसके बाद ही हुई ना वो मीटिंग जो डिफेंस मिनिस्टर्स की थी एससीओ की। तो पहलगाम का जिक्र था। फिर उसके सेकंड पॉइंट पर जाफर एक्सप्रेस और वो खुश खां दूसरा जो अटैक है खुशदार पता नहीं कौन सी जगह है उसका जिक्र था। हाँ, जो थर्ड पॉइंट था उसमें उन्होंने ये दोनों अटैक यानी पाकिस्तान पे जो टेररिस्ट अटैक्स हुए और इंडिया पे जो पहलगाम में हुआ उसके सपोर्टर्स को कंडेम किया है एससीओ ने। लेकिन इंडियन मीडिया वाज प्रेजेंटिंग एज इफ के दे जस्ट कंडेम द सपोर्टर्स ऑफ पहलगाम अटैक। दैट इज नॉट व्हाट द वर्ल्ड सीज। तो एक अजीब सा एक मतलब स्ट्रेंज एनवायरनमेंट बनते जा रहा है इंडिया में वेयर दे आर ट्राइंग टू से, अगर मैं कहूँ ये कप्पे हाथी है तो कहेंगे नहीं 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 इस पे मोदी जी की तस्वीरें, सारी दुनिया में आजकल मोदी जी की तस्वीरें चल रही हैं कप्स पे, यू नो इट्स लाइक दैट इज व्हाट द इंडियन मीडिया इज डूइंग। और आई होप के इंडिया के जो एम्बेसडर्स वगैरह हैं दे डोंट बाय दिस रबिश बिकॉज इट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स आगे इंडिया के लिए ही। बिल्कुल ऐसे। खैर सर मीडिया को तो बहुत ज्यादा संभल के काम करना चाहिए, इसलिए कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी काफी कुछ हुआ था जिसको कि अभी तक लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन सर अगर हम बात करें एससीओ की, और उसमें पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी गए थे, शहबाज शरीफ साहब। जी हाँ। कई लोगों ने कहा कि मोदी जी सामने से निकल गए, उनके रशियन प्रेसिडेंट के साथ तो कोई बात हो जानी चाहिए थी। आपको क्या लगता है कि कोई बात होनी चाहिए थी या ये बेहतर स्ट्रेटेजी थी कि बात ना की जाए? देखिए शहबाज शरीफ का जो एससीओ समिट था उसका कुछ समझ में नहीं आया। सो फॉर एग्जाम्पल ही स्टेट बैक, मतलब उनका 6 दिन का दौरा था ना, तो वो रुक गए थे। लेकिन अगर आप जो वीडियोस देख रहे हैं, फोटोग्राफ देख रहे हैं, शी जिनपिंग मार्च कर रहे हैं उनके साथ सब लोग जा रहे हैं, वो उसमें शहबाज शरीफ नजर नहीं आ रहे अनलेस वो किसी के पीछे छुप गए, क्योंकि मुझे लगता है ही इज नॉट वेरी टॉल ना, तो हो सकता है वो किसी के पीछे छुपे हैं। तो जो सेलिब्रेशंस हुए 80th सेलिब्रेशंस जापान की हार का, क्योंकि 21 शायद 21 साल के बाद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जापान जा रहे हैं, राइट शहबाज शरीफ। तो मेरे ख्याल से ही डिडंट वांट टू अटेंड दैट ऑफिशियल विक्ट्री ओवर, जिस तरह से मोदी भी अटेंड नहीं किए। सो आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। आई थिंक शहबाज शरीफ भी थोड़ा फंस गए इन ट्राइंग टू बैलेंस यूएस एज वेल एज चाइना वैसे। लेकिन पहली बार मैंने देखा कि मोदी के स्टाइल में शहबाज शरीफ की सरकार ने
वीडियो बनाकर जिसमें शहबाज शरीफ लोगों से हाथ मिला रहे हैं, इंक्लूडिंग पुतिन के साथ मिले, फिर अर्दोगान के साथ, अनवर इब्राहिम के साथ। सो वो 1-1.5 मिनट का वीडियो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री, और एक्चुअली मैंने उसे डाउनलोड किया टू यूज टू शो के भाई ये कॉपी तो मोदी के तो आते रहते ना, पिछले 5-10 साल से आ रहे हैं, मतलब उनका ट्रांसलेटर कम वीडियो फोटोग्राफर एक साथ लेके फिरते हैं। तो आई वांटेड टू शो बोथ कि मोदी का ये वीडियो था, तो उस पे कॉपीराइट लगा के रखे हुए हैं पाकिस्तानियों ने। आई थॉट दैट वाज सो स्टूपिड। अगर आप कॉपीराइट क्या पैसे बना रहे हो इस वीडियो पर, लीव इट फ्री, बिकॉज दूसरे लोग आपको फुकट में मेरे शो पे वो 5-10 हजार लोग और देख लेते। बट इट वाज इंटरेस्टिंग टू सी के कोई क्लैरिटी नहीं आई पाकिस्तान की वहां पर। और खुद नॉट सिर्फ पाकिस्तान बट ईरान की भी थोड़ी सिचुएशन वाज वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि वो बड़ी फोटो ऑप में ईरान के प्रेसिडेंट नहीं थे, और बायलैटरल्स शी जिनपिंग के साथ नहीं हुई शहबाज शरीफ की। जो सबसे बड़ा जो 2 बायलैटरल हुए वहाँ, एक पुतिन की और शी जिनपिंग की, और दूसरी इंडिया की मोदी की और शी जिनपिंग की। तो इन दैट सेंस यू कैन से के Modi had a much better SEO than Shehbaz Sharif. मतलब I think it was not, there was no loss no gain पाकिस्तान के लिए, क्योंकि द वेस्ट पहली बार रिएक्ट कर रहा था एससीओ को, बिकॉज वो तीनों की फोटोज जो आ रहे थे, और यहाँ के कमेंटेटर्स कह रहे थे कि ट्रम्प की वजह से वी आर लूजिंग इंडिया टू रशिया एंड चाइना, वी आर लूजिंग इंडिया टू रशिया एंड चाइना। फिर इवेंचुअली ट्रम्प ने ट्वीट भी किया, लेकिन उसमें पाकिस्तान की कोई जिक्र ही नहीं था। नो वन टॉक अबाउट लाइक इवन पाकिस्तान वाज देयर, या इवन टर्की का भी ज्यादा कोई जिक्र नहीं है। द फोकस वाज ऑन दीज 3 कंट्रीज। लेकिन सर एक्चुअली मैं लास्ट में जरूर आपसे पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान की बहुत तारीफ की जा रही है आजकल, डोनाल्ड ट्रम्प बहुत तारीफ कर रहे हैं, और लंच भी करा दिया उन्होंने फील्ड मार्शल को, और क्या कुछ हो गया। तो सर कितने दिन की ये तारीफ आपको लग रही है? हमारी तरफ से भी कोई यूटर्न लगाने वाले हैं, या कोई मतलब है ईरान को लेकर, या किसी और कोई और काम आपको लगता है जो पाकिस्तान से जो इतनी तारीफें हो रही? तो 2 चीज ये है। एक चीज हमने नोटिस नहीं किया कि इंडिया तो हमेशा कह रहा था ना मल्टी अलाइनमेंट, ये वो, डॉक्टर शंकर बड़े बड़े बयान देते रहे। बट व्हाट वी हैव नॉट नोटिस इज कि बांग्लादेश अंडर शेख हसीना, एंड आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ शेख हसीना, आई डोंट, मतलब उसके आखिरी के 2 टर्म्स से, मतलब शी वाज अनडेमोक्रेटिक एंड आई डिडंट लाइक इट। बट उसने मेजर पावर्स को मैनेज ठीक ठाक किया था, मतलब शी बैलेंस इंडिया एंड चाइना वेरी वेल, दोनों से फायदे उठाए उसने बांग्लादेश के लिए। और पाकिस्तान ने भी ओवरऑल in its history has managed to benefit from Pakistan, from US as well as China। अगर आपने देखा है, अगर पिछले 25-30 साल के स्पैन में आप देखें कि चाइना ने पाकिस्तान को कभी रोका नहीं टूवर्ड्स मूविंग टूवर्ड्स अमेरिका, राइट। लेकिन इंडिया का इट इज दिस और दैट चल रहा है। अगर आप देख रहे हैं, रशिया से हथियार लें या ना लें, यू नो इट्स देयर इज लॉट मोर प्रेशर। तो दीज 2 कंट्रीज हैव मैनेज्ड इट वेल, और फिर पाकिस्तान ने अपने आप को ना यूजफुल साबित करता है टू अमेरिका। सो पाकिस्तान हैज नाउ फाउंड अ वे टू बी यूजफुल। और एक थियरी ये है जिसका, इट्स ए स्पेकुलेशन, बट के Pakistan is going to become America's instrument to deal with Afghanistan again and with Iran। कि वो खिता इंडिया, अमेरिका बेसिकली पाकिस्तान को आउटसोर्स करने लगा है। उस लंच के दौरान एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुआ था आसिम मुनीर का और डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को लेकर, और उसमें अपेरेंटली आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस किया कि ईरान में रिजीम चेंज करना विल बी ए बैड आइडिया, और नेतन्याहू का बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था। तो देखिए, ना सिर्फ इनके कान में सिर्फ नेतन्याहू की या नेतन्याहू के खरीदे हुए सेनेटर्स वगैरह की बातें आती हैं, यू नो, वेरी प्रो इजराइल। डेमोक्रेट को भी ले लें आप, शुमर को ले लें, या अगर आप किसी भी मार्को रूबियो वगैरह, ये सारे के सारे आर इजरायली लॉबीज इन मेनी वेज। तो ट्रम्प वाज हियरिंग ओनली दैट वर्जन, और regime change was also one of the goals। लेकिन आसिम मुनीर से मिले बाद, ये दिस इज सम इनसाइडर्स सेइंग कि ट्रम्प डिसाइडेड कि अटैक ठीक कर दिया, लेकिन रिजीम चेंज के लिए हम पुश नहीं करेंगे इन ईरान।
बिकॉज नाउ ही इज गेटिंग एन ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव। अब मुझे ये नहीं पता है कि आसिम मुनीर ने क्या लॉजिक से समझाया कि रिजिम चेंज इज अ बैड आइडिया, क्योंकि मतलब बेसिकली ही माइट से कि ऑल्टरनेटिव कुछ भी नहीं है, केओस हो जाएगा, अफगानिस्तान की तरह वो बन जाएगा, डू यू वांट अ कंट्री सो बिग टू बी डिस्टेबलाइज्ड, आई डोंट नो व्हाट ही सेड, बट अपेरेंटली वो एक चीज उनको पसंद आई। और उसके बाद से ये स्पेकुलेशन चल रहा अमंग एनालिस्ट के इज इंडिया, और इंडिया के प्रवीण साहनी ने शायद सबसे पहले ये बात कही थी कि क्या अमेरिका इंडिया पाकिस्तान को आउटसोर्स कर रहा है मैनेजमेंट ऑफ अफगानिस्तान एंड ईरान। बट आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ में आ गया कि इंडिया को ट्रोल करना है, तो आई जस्ट हैव टू से समथिंग नाइस अबाउट पाकिस्तान। जो सबसे मजे की चीज मुझे दिखी कि वो जो समिट हुई थी नेटो की, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप गए थे, तो उन्होंने मोदी का नाम तो वो नहीं भूलते, तो उन्होंने मोदी की तारीफ कर दी नाम लेके, आसिम मुनीर का उनको नाम याद नहीं आ रहा था। तो याद है आपको? तो सो ही उसने तारीफ की, ही सेड समथिंग अबाउट दैट जनरल इज यू नो आई डोंट नो, उनकी कुछ तारीफ की, बट ही डिडंट नो द नेम ऑफ आसिम मुनीर, नहीं आ रहा था उनको। सो दैट टेल्स यू के पाकिस्तान इज नॉट इन हिज इमीडिएट सोच ना। उसके बाद से कुछ ज्यादा डेवलपमेंट्स नहीं हुए। सेकेंड टाइम जब आसिम मुनीर आए, उनको उतना मतलब ही डिडंट गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन इन वॉशिंगटन। वो टैंपा आया, टैंपा से ही वो तकरीर करके वापस चले गए, जिसको अटेंशन, अगर इंडियन मीडिया आसिम मुनीर को अटेंशन नहीं पे करेगी तो नो वन विल नोटिस कि वो जिंदा भी हैं या नहीं। लेकिन खैर अमेरिकन ने हमेशा ही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट किया है पाकिस्तान जी में, हाँ, ये जी बात हाँ। भी की जाती है। और इनका भी यही डर लगा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये फील्ड मार्शल बनने के बाद जो पहले फील्ड मार्शल थे अयूब खान उसी तरीके से ज्यादा टाइम के लिए ना तो रह जाएं, तो मैं क्योंकि जी जी मैं एक इंडियन जनरल से बात कर रहा था, और कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी वो ऑफ, मतलब वो शो पे नहीं आते, लेकिन लंबी बातें करते हैं खुल के। तो उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात मुझे बताई। इसे देखिए, हमारी जितनी भी स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस वगैरह हम करते हैं, इंडिया का फोकस हैज बीन ऑन द पॉलिटिशियंस, मतलब ये स्टेट डिपार्टमेंट, ब्यूरोक्रेसी और प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट लेवल पे काफी मोदी की वो हुई है इस। लेकिन जैसा कि आप शंघाई जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है सिंगापुर में, शंग्री ला वाली, तो उस कॉन्फ्रेंस में ही के फौजी बहुत ज्यादा आते हैं। तो ही कि अब हम खड़े हुए हैं और पाकिस्तानी फौजी खड़े हैं, तो जो अमेरिकन सोल्जर आता है वो पाकिस्तानियों से जाके पहले मिलता है, नॉट विद इंडियंस, बिकॉज वी आर नॉट दैट फ्रेंडली। और वो फ्रेंडली नजर आते हैं, एज इफ दे हैव डन सर्टेन थिंग्स टुगेदर। सो तो ये तो खुद इंडियन जनरल्स हैव आल्सो नोटिस कि पाकिस्तानी मिलिट्री एंड इंडियन यूएस मिलिट्री के बीच में इंस्टीट्यूशनल ताल्लुकात ज्यादा मजबूत हैं, बट दे आर आल्सो क्वाइट फ्रेंडली। इसलिए माइकल कुरिला की बेसिकली रिटायरमेंट के लिए आए थे वो, मतलब रैंक में वो बहुत नीचे हैं, ये तो अब फील्ड मार्शल है ना। तो इमेजिन कि आप फील्ड मार्शल होते हुए एक 4 स्टार जनरल के मतलब रिटायरमेंट के लिए ही केम। सो दैट शोस कि देयर इज लॉट ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द टू आर्मीज। और इट इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग कमेंट्री चाइना के ऊपर कि चाइना ने इसे रोका नहीं, क्योंकि पिछले जब से डोनाल्ड ट्रंप ने 2018-19 में वो एड बंद की है पाकिस्तान को, देयर इज नो डायरेक्ट मेजर फ्लो नहीं आ रहा है। वो खाली सर्विसिंग के लिए पैसे मिल जाते हैं F-16 के लिए 400-500 मिलियन, लेकिन वो बिलियंस में जो पहले आ रहे थे वो पैसे नहीं आ रहे हैं पाकिस्तान को। बट उसके बावजूद मतलब चाइना पे ज्यादा डिपेंडेंट हो गया ना पाकिस्तान, तो पाकिस्तान पे ज्यादा प्रेशर डाल सकता है चाइना। इट इज नॉट, आई थिंक दिस इज समथिंग दैट इंडिया शुड पे अटेंशन के अगर चाइना पाकिस्तान पे प्रेशर नहीं डाल रहा है टू ब्रेक इट्स रिलेशंस विद द यूएस, maybe China will focus only on how good China-India relations are and will not worry about how good India-US relations are, unlike America जो India-Russia relations पे चिढ़ रहा है। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन सर हमें इंडिया पाकिस्तान को एक दूसरे की प्रॉब्लम पे खुश भी नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हाँ, कोई थर्ड पार्टी ऐसी रहती है हमेशा, चाहे वो चाइना हो या अमेरिका, जो उस चीज का फायदा उठाते हैं, और ये देखिए, चीज दोनों कंट्रीज नहीं समझ रही। इस खित्ते के लिए मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर आप यूरोपियन यूनियन को ले लें एज अ मॉडल, यूरोपियन मुल्कों में उतना कल्चरल एफिनिटी नहीं है जितना साउथ एशियन मुल्कों में। हम्म
I think Pakistan and India are culturally closer than Germany and France. या हाँ, या ग्रीस और फ्रांस को ले लें, दे आर नॉट दैट क्लोज कल्चरली. जबानें भी बाज़ वक़्त आप नहीं बोल सकते हैं, दे आर डिफरेंट लैंग्वेजेस है. हंगेरियन बोल के देखें, फिर उधर फिर बल्गेरियन भी चलता है. बट यूरोप वॉज एबल टू इंटीग्रेट, एंड इट इज़ ए शेम कि साउथ एशिया एक यूनियन नहीं बन सका. इकोनॉमिकली एटलीस्ट, अगर पॉलिटिकली अलग रहना चाहते हैं तो दैट इज फाइन, बट इकोनॉमिकली शुड हैव बीन ए फ्री ट्रेड जोन. मतलब काबुल से लेकर ढाका तक दे शुड हैव बीन ए फ्री ट्रेड जोन. शेरशाह सूरी की बनाई हुई रोड थी वो रोड अभी तैयार रख सकते हैं, नाफ्ता की तरह वो बन जा सकता है ट्रेड राउट. सो काफी, मतलब आपको याद है इंडिया वाज ट्राइंग टू बिल्ड अ हाईवे थ्रू पाकिस्तान थ्रू सेंट्रल एशिया. इंडिया खुद पैसे खर्च करके बना था. वो हाईवे से पाकिस्तान का कितना फायदा होता, आप ये सोचिए, फॉर जस्ट इंटरनल ट्रेड. मतलब ठीक है, आपने डोमेस्टिक. सो इस तरह के हिमाकती के काफी डिसीजंस लिए हैं ये मुल्कों ने. बट आई स्टिल थिंक के साउथ एशियन कल्चरल कॉमनैलिटीज यूरोपियन कंट्रीज से ज्यादा है, and they should have by now created a very strong common market. और ये फेलियर है सारे मुल्कों की. It's not just I'm blaming one country, but सारे मुल्कों की ये फेलियर. बिल्कुल ऐसे ही सर, थोड़ा सा मिच्योर हो जाना चाहिए इन लोगों को और मिच्योर तरीके से काम करना चाहिए. कब तक लड़ते रहेंगे. बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.